Hello guys, I'm Swati and welcome to my channel Learn and Progress. So, today we will be covering topic international and national policies on disabilities. So, let us start with the video. First question is, in which year Salmonella statement was adopted? It was in 1994, June 1994, right? So, let us study about Salmonella statement. So it was by UNESCO, United Nations Educational and Scientific Organization and Cultural Organization. So they were the ones who were involved in making this statement. So in June 1994, 92 governments और 25 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये फ़र्क है. गवर्नमेंट्स मतलब किसी कोई भी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मतलब जैसे कि हमारा यूएन हो गया, यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को, ये सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं. WHO एंड मैनी अदर्स. उन्होंने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल नीड्स एजुकेशन फॉर्म करा, जो कि स्पेन में करा. जगह का नाम था सेल्मनेका, इसलिए इसका नाम है सेल्मनेका स्टेटमेंट, राइट. सेल्मनेका जो जगह है वो है स्पेन में, राइट. ये याद रखना है. कॉन्फ्रेंस अडॉप्टेड अ न्यू फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस कॉन्फ्रेंस ने जो है एक नया फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन अडॉप्ट करा. फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन जिसका गाइडिंग प्रिंसिपल, जैसे कि हर एक उसमें हमने पढ़ा है, एक ही था. ऑर्डनरी स्कूल्स में डिसेबल्ड बच्चों को इंक्लूड करना, को अकोमोडेट करना, राइट. तो इसका भी यही प्रिंसिपल था. All educational policies says framework should stipulate that disabled children attend the neighborhood school that would be attended if the child did not have a disability. तो इस फ्रेमवर्क ने भी यही बात करी है कि अगर कोई डिसेबल बच्चा है तो उसे अपना नेबरहुड स्कूल अटेंड करने की का प्रोविज़न होना चाहिए. हर एक नेशन को ये ऐसी पॉलिसीज़ निकालनी चाहिए. और स्टेटमेंट ने क्या बात करी है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं, जैसे यूनेस्को खुद, और भी बहुत सारी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं, जो कि जब भी इंक्लू इसकी जो भी कॉन्फ्रेंस होता है उनका, तो उसमें वो इंक्लूसिव स्कूलिंग के बारे में बात करे, उसको एंडोर्स करे, और उसके जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनकी डेवलपमेंट की बात करें, राइट. सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स में. तो इसका मेन काम यही था कि ऑर्डिनरी स्कूल्स में बच्चों को, हर तरह के बच्चों को अकोमोडेट करना, चाहे वो फिज़िकली, मेंटली, लिंग्विस्टिकली, इंटेलेक्चुअली किसी भी कंडीशन से गुज़र रहे हों, बट दे शुड बी अटेंडिंग द रेगुलर स्कूल्स, राइट. और ये कहाँ हुआ था? सेल्मनेका में, स्पेन में. ठीक है. दैट्स सेल्मनेका मीन्स इट इज़ अ सिटी इन स्पेन, राइट. तो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन, स्पेशल नीड्स एजुकेशन हेल्ड इन स्पेन, राइट. अभी हमने पढ़ा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड इन द ईयर. ये आपको पता होना चाहिए. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एंड वी शुड नो अबाउट इट. जो ह्यूमन राइट्स की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुई थी यूनाइटेड नेशन के थ्रू, वो 1948 में करी गई थी, जिसमें हमने राइट टू लाइवलीहुड, बहुत सारे राइट्स की बात करी थी. राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, सो एवरीथिंग. ठीक है. What is the guiding principle of framework adopted by Salmoneca World Conference? अभी हमने पढ़ा था कि guiding principle क्या है इसका. Ordinary schools should accommodate all children, right? More special schools should be constructed. नहीं, special schools की बात ही नहीं हो रही. Higher education should be given free to disabled. हम इसकी बात ही नहीं कर रहे कि फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए. गवर्नमेंट शुड मेक एजुकेशनल प्रोविजंस फॉर पुअर्स हु आर ऑल्सो डिसेबल्ड. ये हो सकता है कि गवर्नमेंट को एजुकेशन प्रोविजंस बनाने चाहिए, लेकिन इसका गाइडिंग प्रिंसिपल जो था वो था ऑर्डिनरी स्कूल्स को ही अकोमोडेट करना चाहिए हर बच्चे को.
हर तरह के बच्चे को, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, डिसेबल्ड हो या नॉर्मल हो, मतलब ऑर्डिनरी स्कूल जो नेबरहुड स्कूल है दैट शुड अकोमोडेट एवरी चाइल्ड, वेदर they are facing physical challenges, mental challenges, or any kind of challenges. Next question. United Nations General Assembly adopted UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities on which date? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कौन सी डेट को अडॉप्ट करी थी? दैट वाज ऑन 13 दिसंबर 2006 में। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये है क्या। द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो है वो एक ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है। ठीक है, जो जिसका काम क्या है, जो प्रोटेक्ट करती है, इसके हेडिंग में लिखा हुआ है कि प्रोटेक्ट करना है राइट्स को, जो कि PWDs हैं, उनका मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम है इसका। ठीक है, ये कन्वेंशन जो है वो बना था ताकि इन लोगों को भी राइट मिले टू लिव विद डिग्निटी। ठीक है, इन लोगों का भी राइट है, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाए। The parties to the convention are required to promote, protect, and ensure the full enjoyment of human rights by persons with disabilities. Right? मतलब जो भी इसके कन्वेंशन के पार्टीज़ हैं, मतलब जिन्होंने इस कन्वेंशन को भी साइन करा है, जिन जिन कंट्रीज़ ने साइन करा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें प्रमोट करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए उन लोगों को, और उनकी पूरी की पूरी इक्वालिटी की बात करनी चाहिए, उन्हें फुल इंक्लूजन देना चाहिए अपने सिस्टम में, अपने कंट्री में, हर सिस्टम में जो कि डिसेबल्ड पर्सन है उन्हें। कन्वेंशन जो है ये पहला UN ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है 21st सेंचुरी का, 2006 में हुआ था ये। तो ये पहला UN कन्वेंशन ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है। राइट, तो ये पता होना चाहिए आपको। जो टेक्स्ट था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वो अडॉप्ट करा था 13 दिसंबर 2006 को, ये अभी हमने पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन ये सिग्नेचर के लिए ओपन कब हुआ था? 30 मार्च 2007 को। ठीक है, मतलब इसके बाद जब ये 2006 को अडॉप्ट किया गया तो इसके बाद इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस, कोई कुछ ज़रूरी चेंजेस होने वाली होती हैं तो वो करी गई। फिर उसके बाद इसे सिग्नेचर के लिए ओपन करा गया 30 मार्च 2007 को। फिर उसके बाद जब 20th कंट्री ने इसको रेटिफाई कर दिया तो ये फोर्स में आ गया 3 मई 2008 को। ठीक है, मतलब ये फोर्स में कब आया? 2008 में। और अडॉप्ट कब किया गया इसका फर्स्ट टेक्स्ट? 13 दिसंबर 2006 में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 2006 में अडॉप्ट करा था इसका टेक्स्ट, लेकिन ये फोर्स में आया है 2008 में। जुलाई 2020 तक इसके 163 सिग्नेटरीज एंड 182 पार्टीज़ हैं। नेक्स्ट, 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स के हैं इसके, जो कि आर्टिकल 3 में लिखे गए हैं। इसके टोटल मिला के 50 आर्टिकल्स हैं इसमें, जिसमें आर्टिकल 2 में डेफिनेशंस हैं, लेकिन डेफिनेशन इसमें पूरी तरह से डिसेबिलिटी को डिफ़ाइन नहीं करा गया, सिर्फ उसके सोशल मॉडल के बारे में बात करी गई है डिसेबिलिटी की। राइट, कि जो जैसे सोशल मॉडल इन द सेंस कि डिसेबिलिटी जो इंटेलेक्चुअली साउंड नहीं है, या मतलब उसे पूरी तरह से डिफ़ाइन नहीं किया गया कि एक एक एलिमेंट डिफ़ाइन किया जाए कि डिसेबल्ड कौन है। लेकिन जिस जिस भी ह्यूमन बीइंग को प्रॉब्लम है, सोशली प्रॉब्लम है इंटीग्रेट होने में, तो वो वाली चीज़ इसको डिफ़ाइन करी गई है। सिर्फ वो डिफ़ाइन किया गया है कि वो ह्यूमन बीइंग्स हु हैव प्रॉब्लम इन इंटीग्रेटिंग इन सोसाइटी, तो उसे कहते हैं सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। राइट, लेकिन पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दी गई है कि ये इंटेलेक्चुअली, फिज़िकली, लोकोमोटर डिसेबल्ड, मतलब ये सारी डेफिनेशंस उसे डिटेल में नहीं दी गई हैं। इसकी 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो आर्टिकल 3 में है। तो
वही है, रिस्पेक्ट फॉर इनहेरेंट डिग्निटी एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, इंडिविजुअल को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए डिफरेंस का, एक्सेप्ट करना चाहिए, उस एक्सेप्टेंस होनी चाहिए पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी मिलनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी, हर जगह एक्सेस होना चाहिए उन्हें जाने का, उन्हें जो भी काम करना है उसके लिए एक्सेस होना चाहिए उनके पास, इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, मेन और वुमेन के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए, डिसेबल्ड मेन और डिसेबल्ड वुमेन के बीच में कोई इनइक्वालिटीज़ नहीं है, रिस्पेक्ट फॉर द राइट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ टू प्रिजर्व द आइडेंटिटीज़, राइट, बच्चों का भी राइट है कि वो अपनी आइडेंटिटीज़ को प्रिजर्व कर सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, अभी हमने पढ़ा था 50 आर्टिकल्स, राइट. नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ UNCRPD, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, ये होना चाहिए हर एक की अपनी ऑटोनॉमी, खुद से काम करने की, खुद से अपना डिसीजन लेने की, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये भी होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी के लिए इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, एक्सेप्टेंस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये भी गाइडिंग प्रिंसिपल था कि जो पर्सन है वो डिसेबल्ड पर्सन है, उनके लिए एक्सेप्टेंस होनी चाहिए सोसाइटी में, इनएक्सेसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब इन लोगों को एक्सेस होना चाहिए हर एक चीज़ का, वेर एवर दे वॉन्ट टू गो, वट एवर दे वॉन्ट टू यूज़, हर चीज़ का एक्सेस मिलना चाहिए, जो कि अभी नहीं मिलता है. Consider the following core provisions of UNCRPD Act: reasonable accommodation, right to vote, right to work, social protection, right to education, prevention of discrimination. ये सारे के सारे इसके कोर प्रोविजंस हैं, ठीक है. अकोमोडेशन मिलनी चाहिए रीजनेबल, राइट टू वोट होना चाहिए, राइट टू वर्क मिलना चाहिए, सोशल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, राइट टू एजुकेशन उनका हक है, प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. तो ये सारे के सारे इस कन्वेंशन के कोर प्रोविजंस हैं, राइट. अकॉर्डिंग टू यूएन, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैज़ डिसेबिलिटी, यूएन के अकॉर्डिंग कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, वर्ल्ड की बात हो रही है, जिनमें डिसेबिलिटी है, तो 10%, राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द सेफ गार्ड ऑफ डिसेबल्ड, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से हैं जो कि सेफ गार्ड करते डिसेबल्ड को. आर्टिकल 14, राइट, इसमें हम इक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14, तो ये होगा, इसमें डिसेबल्ड भी आ जाते हैं, मेन वुमेन भी आ जाते हैं, बिकॉज हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं. तो फर्स्ट इज़ राइट. आर्टिकल 19, फ्रीडम की बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ सेटलिंग इन एनीवेयर इन द कंट्री. आर्टिकल 19 में हमारे पास 5 है ना, 6 और एक्स्ट्रा प्रोविजंस है, जिसमें हम राइट टू स्पीच की बात करते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करते हैं, ऐसे करके हम बहुत सारे फ्रीडम की बात करते हैं. तो फ्रीडम की का राइट उनका भी है डिसेबल्ड का, तो वो भी इससे भी सेफ गार्ड होता है डिसेबल्ड का, डिसेबल्ड लोगों के लिए प्रोविजंस, राइट. आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है, जो कि सोसाइटी को ऐसे लोगों को जिसको लोग हार्म जिसको जिसके बारे में लगता है कि वो नेशन को हार्म पहुंचा सकता है, तो उसे पहले ही जेल में डाला जा सके, डबल जियोपार्डी के बारे में बात करता है. तो आर्टिकल 22 इज़ नॉट द प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर डिसेबल्ड, ठीक है. तो आर्टिकल 22(3) इज़ रॉन्ग. आर्टिकल 45, ये हमारे DPSP में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, जिसमें गांधीयन फिलॉसफी में आता है कि एजुकेशन मिलना चाहिए जो कि डिसेबल्ड और जितने भी डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं उनको, उनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए. तो आर्टिकल 45 सही है, आर्टिकल 41 भी सही है, ठीक है. इसमें आर्टिकल 41 में
राइट टू वर्क की, राइट टू एम्प्लॉयमेंट की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये हमारे, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है हमारा। ठीक है, तो इसमें डिसेबल्ड के लिए इसमें भी सेफ गार्डिंग प्रोविजंस है कि उनको उनका ध्यान रखा जाए, डिसेबल्ड लोगों का भी, कि उन्हें भी राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू वर्क विद डिग्निटी है। राइट, तो इसका आंसर है 1, 2, 4 एंड 5। तो कौन सा है? ए ऑप्शन है, जिसमें 1, 2, 4 एंड 5 जो है वो सही है। आर्टिकल 21 होता अगर 22 की जगह, तो वो भी सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ IEDC इज इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। इसमें कंफ्यूज मत कर जाना, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन नहीं है, ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन है। और अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन IEDC जो है, वो 1974 में प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था। ठीक है, सेम वही चीज़, बात सबका एक ही कॉमन प्रिंसिपल है। इसमें भी यही था कि डिसेबल्ड बच्चों को कॉमन स्कूल्स में एजुकेशन प्रोवाइड करना और उनके रिटेंशन के बारे में सोचना, ताकि वो स्कूल में रहें, स्कूल छोड़ के ना जाएं, उनके साथ उनको ऐसा इन्वायरमेंट मिले ताकि वो स्कूल छोड़ के ना जाएं। राइट, इसमें भी वही था। जो स्पेशल स्कूल में डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं, उन्हें भी अगर एक बारी वो एक्वायर कर लेते हैं वो कम्युनिकेशन और स्किल्स ये सब, ताकि वो कॉमन स्कूल्स में पढ़ाई कर सकें, तो उन्हें भी शिफ्ट कर देना चाहिए कॉमन स्कूल में। ठीक है, वंस दे एक्वायर द कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो प्रोग्राम था वो 1974 में मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर ने स्टार्ट करा था। ठीक है, और इस प्रोग्राम को 1992 में दोबारा रिवाइज करा गया। तो जब 1974 में जब मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर ने स्टार्ट करा था, तो उसके अकॉर्डिंग वो सिर्फ 50% असिस्टेंस देते थे स्टेट गवर्नमेंट्स को। राइट, स्टेट गवर्नमेंट्स के स्कूल्स को, ताकि वो इंटीग्रेट करे बच्चों को अपने स्कूल में, अपने कॉमन स्कूल्स में वो इंटीग्रेट कर सकें अपने बच्चों को। तो उन्हें सिर्फ 50% असिस्टेंस मिलती थी। लेकिन 1992 में जब ये रिवाइज़ करा गया IEDC, तो उन्होंने रिवाइज़ करके उसे 100% असिस्टेंस देनी शुरू कर दी। राइट, ताकि सारे के सारे बच्चों को, जितने भी जो भी स्कूल्स जो हैं वो इंटीग्रेट कर रहे हैं डिसेबल्ड बच्चों को, उन्हें 100% असिस्टेंस दी जाए। ठीक है, इनिशियली IEDC वाज अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर। ये हमने पढ़ा अभी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर ने शुरू करा था 1974 में, बट इन 1982 इट वाज ट्रांसफर टू, ये जो 1982 में था, इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंडर। राइट, व्हेन वाज RCI इनैक्टेड, एक्ट इनैक्टेड, ये हमने पढ़ा है, ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है मेरे पिछले से पिछले वीडियो में। आप प्लीज़ इसे अगर याद नहीं है तो आपको आप एक बार रिवाइज़ कर लेना, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके बारे में। तो ये जो एक्ट था वो इनैक्ट कब हुआ था? वो 1992 में इनैक्ट हुआ था। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CRR? ये उस वक्त भी क्वेश्चन करा था। इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ रिवीजन फॉर यू। सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर। ठीक है, ये कौन मेंटेन करता है? ये RCI मेंटेन करता है। और RCI का मैंडेट क्या होता है? जो भी टीचर्स हैं, जो ट्रेनिंग टीचर्स हैं डिसेबल्ड के लिए, उनका रजिस्ट्रेशन करना CRR में। इनका मेन काम ये होता है, उन्हें उनकी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाना और उन्हें रजिस्टर करना, जो कि CRR में है। जो टीचर्स CRR में रजिस्टर नहीं है, वो डिसेबल्ड बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। राइट, व्हेन वाज PWD एक्ट इनैक्टेड? PWD एक्ट कब इनैक्ट हुआ था? 1995 में। PWD इज़ व्हाट? पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट। राइट, हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशंस एक्ट 1995 में इनैक्ट हुआ था। और इसका भी वही काम था,
फुल पार्टिसिपेशन और इक्वालिटी प्रोवाइड करना डिसेबल्ड लोगों को, ठीक है, एशियन एंड पैसिफिक रीजन में, ठीक है। जो प्रोक्लेमेशन था वो इशू किया गया था इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक रीजन की मीटिंग में, ठीक है, जो कि दिसंबर 1992 में हुई थी बीजिंग में, ठीक है। और एशियन एंड पैसिफिक डिकेड ऑफ डिसेबल्ड पर्सन कब अनाउंस हुआ था? 1993 से 2002 तक। ये आपको याद रख लेना, आप याद रख लेना कि कब था ये डिकेड ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, 1993 से 2002 तक था। एक्ट में 7 कंडीशंस लिस्ट करे गए थे डिसेबिलिटीज़ के 1995 के एक्ट में, जिसमें ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रेसी क्योर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मेंटल इलनेस, ठीक है, इनके बारे में बात करी गई थी। इन 7 कंडीशंस के बारे में, मतलब बात नहीं करी गई थी, सॉरी, इन सारे 7 कंडीशंस को इंक्लूड करा गया था, राइट। इसका मेन फोकस था प्रिवेंट करना और अर्ली डिटेक्ट करना डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों को, और उन्हें एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। एक्ट ने प्रोवाइड करा कि 3% रिजर्वेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स में। प्लान ऑफ एक्शन 1992 में आपने पढ़ा था, 3% रिजर्वेशन की बात करी गई थी। तो इस एक्ट ने दोबारा प्रोवाइड करा कि जब ये एक्ट पास हुआ था तो इसने भी 3% रिजर्वेशन की बात करी थी गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में फॉर PWDs। फिर उसके बाद यह आपके लिए नया इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, 2016 में इसे ही वो करके एक्सपैंड करके राइट्स ऑफ PWD एक्ट कर दिया, RPWD एक्ट, ठीक है। तो अब इसमें जो है क्या कर दिया उन्होंने, 7 से 21 कंडीशंस ऐड कर दिए, जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, ड्वार्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मतलब बहुत तरह के, पार्किंसंस डिजीज़, एवरी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी वाज इंक्लूडेड, ठीक है। जो उसमें मेंटल रिटार्डेशन था एक, वो जो 7 टाइप्स ऑफ कंडीशंस थे उसमें एक मेंटल रिटार्डेशन भी था, आपको याद होगा। तो मेंटल रिटार्डेशन को चेंज करके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नाम दे दिया गया। और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ आर डिफाइंड एज दोज विथ एटलीस्ट 40% ऑफ एनी ऑफ द अबव डिसेबिलिटी। मतलब जो जिन लोगों को डिसेबल्ड कहा जाएगा उनकी कम से कम भी 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए उस रिलेशन में। इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ समझाने के लिए, कि जैसे हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी की बात करते हैं, तो अगर मेरा हाथ जो है वो बहुत हद तक हिलता है, मुझे लोकोमोटर डिसेबिलिटी है फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन मुझे सिर्फ 20% प्रॉब्लम है, मतलब कि मैं अपना मैक्सिमम काम कर पाती हूँ, इट इज़ जस्ट 10 to 20%, बहुत हल्का प्रॉब्लम है मुझे टू डू माई ओन वर्क, जिसमें मुझे प्रॉब्लम होती है। तो आई विल नॉट बी रिगार्डेड अंडर दिस एक्ट, ठीक है। जिसको 40% या उससे ज़्यादा की इंटेंस प्रॉब्लम है, तो वो इस एक्ट के अंडर आते हैं, ठीक है, इन सारे कंडीशंस में, जो कि ऊपर 21 कंडीशंस दे रखे हैं। इसने बात करी थी 4% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए उनको जिनकी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, और सारी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स में, ठीक है। इसने okay, next question. According to PWD Act, what is the age up to which free education shall be provided for children with disabilities? ये आपको पता होना चाहिए। हमारी 14 ईयर्स है नॉर्मल स्टूडेंट्स की, कि फ्री एजुकेशन टिल अप टू 6 to 14 ईयर्स, इनकी 18 ईयर्स हैं। PWD एक्ट कवर 7 डिसेबिलिटीज़, कौन कौन सी नहीं है उसमें? लो विजन थी, ब्लाइंडनेस थी, लिप्रेसी केयर्ड थी, डिसलेक्सिक नहीं थी, ठीक है। जो 1995 की PWD एक्ट है उसकी बात हो रही है। When was नेशनल ट्रस्ट एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट? नेशनल ट्रस्ट एक्ट कब पास किया गया? 1999 में, ठीक है। नेशनल ट्रस्ट जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है,
ठीक है, मतलब एक्ट के थ्रू बनाई गई है, ठीक है। इसलिए वो नेशनल ट्रस्ट एक्ट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आती है, ठीक है। और इसमें जो है उन लोगों की बात करी गई है, ये इन चार जिनमें ये चार प्रॉब्लम्स होती है, जो कि ऑटिस्टिक होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, जो कि पीडब्ल्यूडी एक्ट ने छोड़ दिया था। तो इन लोगों को स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। और उस वक्त जब पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 की बना था, तब वो इन सारी कैटेगरीज़ को छोड़ चुके थे। तो उन्होंने इनके लिए नेशनल ट्रस्ट एक्ट बनाया कि इनको भी एम्पावर करना चाहिए, इनके लिए भी सोचना चाहिए। तो इसीलिए इन चारों को इंक्लूड करा गया और इन चारों के लिए नेशनल ट्रस्ट एक्ट बनाया गया। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं। टू इनेबल एंड एम्पावर पर्सन विद डिसेबिलिटीज टू लिव एज इंडिपेंडेंटली एंड एज फुल एज पॉसिबल विद इन एंड एज क्लोज टू देयर कम्युनिटी एज पॉसिबल। वही चीज़ है, डिसेबल लोगों को एम्पावर करना और उन्हें अपनी कम्युनिटी के पास रहने देना। टू एक्सटेंड सपोर्ट टू इट्स रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड नीड बेस्ड सर्विसेज, ठीक है। जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनके लिए काम करती हैं, उनको सपोर्ट करना। रियलाइजेशन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, फुल पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, वही सेम चीज़ है। टू इवॉल्व प्रोसीजर्स फॉर अपॉइंटमेंट्स ऑफ गार्जियंस एंड ट्रस्टीज़ फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है। गार्जियंस को अपॉइंट करना, ट्रस्टीज़ को अपॉइंट करना, जो उन लोगों के लिए जो कि इस तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं। बिकॉज़ ये जो होते हैं ना, ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, इनकी ये और भी ज़्यादा मतलब ऐसे स्टेट में होते हैं कि दे कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, दे रिक्वायर समवन टू हेल्प। तो इनके लिए ज़रूरी है एक ट्रस्टी होना, एक गार्जियन होना, टू हेल्प देम वर्क टू वर्क फॉर देमसेल्व्स, राइट। तो this is National Trust Act. Next question. National Trust Act was passed for the welfare of person with, right, autism, cerebral palsy, multiple disabilities and mental retardation. आपने मेरे फर्स्ट 2 वीडियोस करे होंगे तो आपको पता होगा ऑटिज्म क्या है, सेरेब्रल पाल्सी क्या है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ और मेंटल रिटार्डेशन क्या है, राइट। सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है, जिसमें न्यूरोलॉजिकल ऐसी प्रॉब्लम होती है, न्यूरॉन्स में ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि वो मसल्स तक आ जाती हैं एंड दे आर नॉट एबल टू मूव देयर मसल्स। ऑटिज्म आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, ऑटिस्टिक चाइल्ड जो कि अपने अपने ही पेरेंट्स से अटैच रहता है, वो किसी के पास जाता नहीं है, वो जल्दी से किसी से घुल मिलता नहीं है एंड उनकी आईक्यू लेवल बहुत कम होता है और वो बहुत जल्दी से समझते नहीं है। दे रिक्वायर प्ले वे मेथड टू लर्न समथिंग, राइट, एंड दे लर्न वेरी स्लोली, क्योंकि उनका थोड़ा सा मेंटली दे आर काइंड्स ऑफ रिटार्डेड, ठीक है, थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड टाइप्स होते हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, जिसमें बहुत तरह की डिसेबिलिटीज़ और मेंटल रिटार्डेशन, मतलब जो मेंटली रिटार्डेड हो, जिनका आईक्यू लेवल बहुत लो हो, मतलब जो कॉमन आईक्यू लेवल इज़ व्हाट 90 to 110, तो उससे कम 90 से कम जो होता है वो मेंटली मॉडरेटली रिटार्डेड होता है। बट जो 50 से भी कम होता है दे आर मेंटली रिटार्डेड, बेसिकली उनका बहुत ही कम आईक्यू होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PIED, राइट, प्रोजेक्ट फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड। हमने अभी पढ़ा था इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड पर्सन, है ना। तो इसका प्रोजेक्ट फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, यू हैव टू लर्न इट। PIED इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ यूनिसेफ और मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने शुरू करा था, ठीक है, इस प्रोजेक्ट को। इसका सेम ही मतलब है, वही इंटीग्रेशन, एजुकेशन में इंटीग्रेशन ऑफ डिसेबल्ड पीपल, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का यही मतलब है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट का भी यही फंक्शन है। IED इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ इट्स स्कीम। एक IED है, वही इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, लेकिन ये जो इंडिया में IED है, ये जो कॉम्पोनेंट है ये DPEP का स्कीम है, राइट। एंड व्हाट इज़ दिस DPEP? DPEP इज़ डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है।
अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है क्या? ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि 1994 में ही लॉन्च हुई थी, ठीक है। वही प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को रिवाइटलाइज करने के लिए और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के वाले ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कि प्राइमरी एजुकेशन में यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए, मतलब कि हर एक बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन मिलना चाहिए, चाहे वो डिसेबल्ड है, चाहे वो पुअर है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का है या किसी भी स्टेट में है। One of the major objective of DPEP is to narrow down current gender gap in opportunities for education. ठीक है, जेंडर गैप कम करना मतलब गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए स्कूल्स में एडमिशन लेने का, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्सेस, रिटेंशन एंड अचीवमेंट लेवल्स, राइट। स्कूल में एक्सेस मिलने का, वहाँ पे रहने का, मतलब वो स्कूल ड्रॉप आउट्स गर्ल्स का ज़्यादा होता है, आपको पता होगा, बिकॉज ऑफ वेरी मैनी रीजंस। तो उनको उनका रिटेंशन रेट इम्प्रूव करना और उनके अचीवमेंट लेवल्स भी इम्प्रूव करना। Further, it promises to reach out to the children from the most disadvantaged groups, communities, again with a focus on girl child education. तो इसका मेन फोकस यही था कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को बढ़ावा देना, ठीक है। तो इसमें जब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की बात आती है तो इसमें आईईडी भी आता है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड। तो उसमें डिसेबल्ड के लिए भी को भी इक्वली वहाँ पे कॉमन स्कूल्स में प्राइमरी एजुकेशन मिलना चाहिए। आई एम सॉरी। DPEP वॉज लॉन्च इन विच ईयर? 1994 में, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बात कर लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान हैज़ बिन ऑपरेशनल सिंस विच ईयर? 2000 से 2001 के बीच में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये आपको पता होगा, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व मतलब सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, ये हमारा अभियान था गवर्नमेंट का। और वही है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि अभी प्राइमरी एजुकेशन की बात हुई थी DPEP में, वैसे ही इसमें भी एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो रही है, उनकी यूनिवर्सलाइजेशन की। तो प्राइमरी एजुकेशन मतलब 5th क्लास तक, लेकिन एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ टिल 10th क्लास, ठीक है। 86 अमेंडमेंट जो आया था कॉन्स्टिट्यूशन को 2002 में, जिसमें 6 से 14 ईयर्स के लिए कंपलसरी और फ्री एजुकेशन कर दिया गया था और ये फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। तो उसके वो जो 86 अमेंडमेंट है वो इसके बेसिस पे आया था, ठीक है। ये जो है ये एजुकेट करने की कोशिश करता है 6 to 14 ईयर्स के एज के बच्चों को। इसका एक सब प्रोग्राम था, पढ़े भारत बड़े भारत, है ना, किसी ने सुना होगा बचपन में। SSA has been operational since 2001 to provide for a variety of interventions for universal access and retention. सेम चीज़ है, यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए, रिटेंशन होना चाहिए स्कूल में, जेंडर को ब्रिज करना है, सोशल कैटेगरी गैप्स वो करने हैं, ठीक है, रिड्यूस करनी है, और लर्निंग की क्वालिटी इंप्रूव करनी है। ये इसका मेन टास्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन, SSA यूज्ड एन अप्रोच ऑफ कन्वर्जिंग ऑल एग्जिस्टिंग स्कीम्स, ठीक है। इसने सारे के सारे जितने भी स्कीम्स थे उन्हें कन्वर्ज कर दिया और एक में ला दिया, जैसे DPEP और ये सारे के सारे इन्होंने कन्वर्ज करके SSA में डाल दिए। इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड, ये सारे के सारे स्कीम्स जो हैं वो SSA में आ गए, क्योंकि इसमें 6 से 14 ईयर्स के लिए फ्री एजुकेशन था। नेक्स्ट, विच आर्टिकल्स वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज fundamental duties of parents to provide education to their children between 6 to 14 years of age? जब अमेंडमेंट हुई और जब ये 2009 में एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि आर्टिकल 21A में है, तो उसमें उस वक्त फंडामेंटल राइट जब हुआ था आर्टिकल 21A में, राइट टू एजुकेशन, तो फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड करा गया था, जो कि पेरेंट्स के लिए फंडामेंटल ड्यूटी लिखा गया था, जिसमें एजुकेशन प्रोवाइड करना है बच्चों को 6 से 14 ईयर्स ऑफ एज के लिए। हर एक पेरेंट्स की ये ड्यूटी है
कि वो अगर उनका बच्चा 6 से लेके 14 ईयर्स के एज के बीच में है तो उन्हें अपने बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटी था, ये कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ही आर्टिकल है, जिसमें कि हमारे पास 11 वो हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे अपने सिटीजन्स के लिए ड्यूटीज़ उसने लिखे हुए हैं कि हमें अपने मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें अपने आसपास की एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए। तो इसमें एक और ड्यूटी ऐड करी गई थी पेरेंट्स के लिए कि उन्हें अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए था। और वो जो 51A का के वाला पोर्शन है, के नंबर का वो है, दैट इज़ द आर्टिकल विच प्रोवाइड्स दिस। तो इसका आंसर है आर्टिकल 51A। 51A तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का है ही है, और इसका पॉइंट नंबर के। इन विच ईयर 86th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड? अभी बताया था 2002 में। RTE एक्ट फाइनली केम इंटू इफेक्ट फ्रॉम। RTE एक्ट कब से इफेक्ट में आया था? अप्रैल 1 2010 में शुरू हो गया था, ठीक है, इफेक्ट में आ गया था, मतलब कि 2009 में तो इसका ये पास हुआ था, लेकिन इफेक्ट में आया था अप्रैल 1 2010 से, ठीक है। विथ रिगार्ड टू एम्प्लॉयमेंट प्रोविजन अंडर PWD एक्ट, गवर्नमेंट शेल नॉट प्रोवाइड ट्रेनिंग टू PWD, ठीक है, नहीं, उन्हें PWD को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। प्रोवाइड एज रिलैक्सेशन, PWD एक्ट के अंदर उन्हें एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करना है, क्योंकि उन्होंने 18 ईयर्स एज की रिलैक्सेशन दी है उन्हें, 18 ईयर्स तक वो पढ़ाई करने की। प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू पब्लिक सेक्टर ओनली, प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। तो इस PWD एक्ट में वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं। जो भी प्राइवेट सेक्टर 5% अपनी कंपनी में डिसेबल्ड लोगों को नौकरी देता है तो वो उन्हें इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं PWD एक्ट के अकॉर्डिंगली। तो ये जो है PWD, इसका आंसर है गवर्नमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर को इंसेंटिव्स प्रोवाइड नहीं करेगा, तो ऑप्शन सी गलत है। ये दोनों को, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वाज फॉर्म्ड ऑन, जल्दी जल्दी करते हैं आप, 10 फरवरी 2006 में, ठीक है। ये हमारी नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ फॉर्म हुई थी, जो कि फॉर्म हुई थी 10 फरवरी 2006 में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पॉलिसी को फॉर्मुलेट करा था फरवरी 2006 में, जो कि फ़िज़िकल, एजुकेशन और इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन की बात करते डिसेबिलिटीज़ वाले लोगों के लिए। इन एडिशन द पॉलिसी ऑल्सो फोकसेस अपॉन रिहैबिलिटेशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम किसको होती है? जो डिसेबल्ड वुमेन होती हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, उन्हें वैसे भी वुमेन की का स्टेटस वैसे भी बहुत लो है सोसाइटी में, एंड व्हेन दे आर डिसेबल्ड ऑल्सो दे डोंट गेट इनफ राइट्स एंड इनफ अपॉर्चुनिटीज़ टू फोकस ऑन देमसेल्व्स। सो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ यही हैं, वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। उन्हें बैरियर फ्री एनवायरनमेंट देना, उन्हें सोशल सिक्योरिटी देना, ठीक है। तो ये वाला इसके लिए नेशनल पॉलिसी बनाई है हमारी गवर्नमेंट ने फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है। इसमें याद रखना है, इसमें फिज़िकल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन, ठीक है, इन तीनों के बारे में बात करी गई है। वही मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर आता है, ठीक है। इसमें सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी है विथ स्टेक होल्डर रिप्रेजेंटेशन, जो कि कोऑर्डिनेट करता है इस नेशनल पॉलिसी के जितने भी मैटर्स हैं, ठीक है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। मतलब जो मेन कमेटी है जो इसे इम्प्लीमेंट करती है इस नेशनल पॉलिसी को, इसे कहते हैं सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी। वैसे ही स्टेट लेवल पे स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ बनी हुई हैं, ठीक है। और चीफ कमिश्नर है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, चीफ कमिश्नर्स अपॉइंट करे गए हैं। जैसे सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी में चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट कमिश्नर्स हैं स्टेट लेवल पे, जो कि इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए की रोल निभाते हैं। मतलब कि इस कमेटी के अंडर ये कमिश्नर अपॉइंटेड हैं, जो कि
इस पॉलिसी के सारे वो देखते हैं कि इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और ये इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटीज़ इज़ सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटीज़ कब सेलिब्रेट होता है? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को तो ह्यूमन राइट्स डे होता है। 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटीज़ होता है, ठीक है। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे होता है और 4 जनवरी को कौन सा होता है? वर्ल्ड ब्रेल डे, ठीक है। ब्रेल जो ब्लाइंड लोग यूज़ करते हैं, ब्रेल, ठीक है। लुइस ब्रेल जो जिनका जन्मदिन था 4 जैन को, इसीलिए उनका ब्रेल डे जो है, वर्ल्ड ब्रेल डे जो है वो 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका आंसर हमें पता होना चाहिए, इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटीज़ कब होता है? 3 दिसंबर। नेक्स्ट हम बिकॉज़ ये बहुत ही करंट इशू है और इस पे क्वेश्चंस बहुत आने के चांसेस हैं, तो एनईपी के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 का में जो करंट सिस्टम है 2010+2 का, उसे किससे रिप्लेस किया गया है? 5+3+4+3, 5+4+3+3, 5+3+3+4, 3+5+3+4। तो इसका आंसर है 5+3+3+4। 5 मतलब पहले प्री प्राइमरी से लेकर, मतलब कि पहले 3 साल नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट और सेकंड, वो सेकंड तक मिला के 5 इयर्स हो गए, तो वो 5 हो गया। फिर उसके बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। ये बेसिक एजुकेशन जिसमें बच्चों को अपने आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा सी नॉलेज दी जाएगी। तो ये फाउंडेशनल कोर्स के बाद ये एलिमेंट्री कोर्स हो गया, टाइप्स। तो ये हो गया, और ये किस में प्रोवाइड करी जाएगी? ये बच्चों के मदर टंग में प्रोवाइड करी जाएगी। तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये 3 इयर्स हो गए। फिर नेक्स्ट 3 इयर्स, 6th, 7th और 8th, इसमें बच्चों को और भी ज़्यादा कोडिंग सिखाई जाएगी और उन्हें डिफरेंट लैंग्वेजेस से इंट्रोड्यूस करा जाएगा। देन लास्ट जो है वो 4, जो 9th से लेके 12th तक, ठीक है। एनईपी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये जो यूनियन कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को अप्रूव करा है अभी रिसेंटली, ठीक है। और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के विजन को आउटलाइन करता है, ठीक है। ये हमारा पुराना जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 है उसे रिप्लेस करता है। पॉलिसी जो है कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है एलिमेंट्री एजुकेशन का, और हायर एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग सब कुछ इंक्लूड करता है। पॉलिसी जो है वो 2030 तक उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की बात करी है। इसका एक्सपेंडिचर जो है वो अभी 4% जीडीपी का एजुकेशन में जाता है, तो उसमें बोला गया है कि 6% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करा जाएगा फॉर एजुकेशन। जीडीपी का 6% कंट्रीब्यूट करा जाएगा फॉर एजुकेशन। इंस्टेड ऑफ एग्ज़ाम्स, हर साल एग्ज़ाम्स होने की जगह सिर्फ 3rd, 5th और 8th क्लास में एग्ज़ाम्स हेल्ड होंगे। देन कोडिंग इंट्रोड्यूस होएगी 6th क्लास से। फिर उसके बाद मिड डे मील स्कीम जो है उसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड करा जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं 10th और 12th के होंगे और उसकी असेसमेंट बॉडी क्रिएट करी जाएगी, पराख उसका नाम होगा। 4 ईयर बीएड का प्रोग्राम जो है 4 इयर्स का हो जाएगा। एमफिल हटा दिया गया है। हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया सेटअप किया गया है हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए। हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल सेट किया गया है, करा जाएगा फंडिंग के लिए यूनिवर्सिटीज़ की। और उसमें नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन और AICTE, UGC सब को हटा दिया जाएगा और सिर्फ ये हो जाएगा। जनरल एजुकेशन काउंसिल फॉर्म किया जाएगा। फिर उसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फॉर्म करी जाएगी जिसमें जी और नीट के एग्ज़ाम वही लेंगे। पॉलिसी जो है वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी अब सेट कर पाएगी हमारे इंडिया में। फिर और इसके जो चेयरपर्सन थे वो कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन कमेटी फॉर्म हुई थी जिन्होंने ये सारे की सारी पॉलिसी में वो दी थी। ड्राफ्टिंग पैनल जो थे उनके चेयरमैन थे कस्तूरी रंजन, राइट। According to the National Education Policy 2020, teacher will be able to teach lessons in mother tongue or regional language up to which grade? अभी करवाया था 5th class. Next, apex body that will be created for fostering a strong research culture and building research capacity across higher education as per NEP 2020, National Higher Education Foundation, right?
Thank you so much. If you really liked my video, please like it, and thank you. This has completed paper 3 comprehensively. I have tried to cover all the topics in detail and all the questions which I thought are very important for the exams. So, best of luck for exams. I'll be uploading more videos in few days. Thank you so much.